और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक, बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक है। नीतीश कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक, संभवतः नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक हो सकती है। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश। इसी हफ्ते राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार और उसी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर। नीतीश कैबिनेट की बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। नीतीश कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक का संभवतः नीतीश कैबिनेट की ये आखिरी बैठक हो सकती है। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। इसी हफ्ते राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार 9 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10 तारीख को 10 अप्रैल को उनका शपथ ग्रहण है और उससे पहले बुधवार को ये महत्वपूर्ण बैठक, जो संभवतः नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। और नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान सामने आया। 10 तारीख को सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे, राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए, मुख्यमंत्री सब मिलकर महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। तो ये नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का ये बयान, 10 तारीख को सीएम नीतीश कुमार शपथ लेंगे, राज्यसभा सांसद के रूप में वो शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए, मुख्यमंत्री सब मिलकर फैसला लेंगे। हाँ, 10 तारीख का शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा के लिए जो चुने गए हैं उसके लिए नामित है। तो शपथ लेने के बाद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के विशेष परिस्थिति में निर्णय लिया। और तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, बिहार के विकास को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार के विकास पर सवाल उठाए, हर मोर्चे पर बिहार सरकार को फेल बताया है। अपराध, रोजगार को लेकर सवाल उठाए हैं। पलायन, निवेश और आय पर भी निशाना साधा गया। डबल इंजन की सरकार पर यह गंभीर सवाल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उठाए हैं। बिहार के विकास को लेकर उन्होंने तंज कसा है, सवाल उठाए हैं। बिहार के हर मोर्चे पर बिहार सरकार को फेल बताया। अपराध हो, रोजगार हो या फिर पलायन, निवेश और आय पर भी उन्होंने निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार पर यह तंज भरा पोस्ट तेजस्वी यादव ने किया है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव के पोस्ट और बीजेपी के आंकड़े पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को हर आरोपों का जवाब दिया और लिखा कि तेजस्वी के इस पोस्ट में पुराना खेल है। राम नाम की माला जपो लेकिन लालू राबड़ी के जंगल राज को भूल जाओ। आपने बिहार के हर नकारात्मक इंडिकेटर को लिस्ट किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पिता के 15 साल यानी कि 1990 से 2005 के राज्य में बिहार सबसे नीचे था और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर इस खाई को पाटा है। आपकी बातें झूठ का पुलिंदा है। यहां बिंदुवार जवाब है जो आपकी बातों का पर्दाफाश कर रहा है। बिहार में इन दिनों गेहूं कटनी और थ्रेसिंग का सीजन चल रहा है, लेकिन आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी कई एकड़ खेत को जलाकर किसानों की महीनों की मेहनत को खराब कर सकती है। आरा, सासाराम और खगड़िया की तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां कई एकड़ में लगी फसल में आग लग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस प्रकार लहलहाती फसलें जलकर खाक हो रही हैं। आरा, सासाराम, खगड़िया की इन तस्वीरों को देखिए। आग लगी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अग्निशमन विभाग भी सतर्क है। मुजफ्फरपुर में अग्निशमन विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी। पकी फसल के पास आग न फैले और बीड़ी सिगरेट से बचें। थ्रेसिंग के दौरान पानी की व्यवस्था रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत 101 या 112 को कॉल करें। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अग्निशमन विभाग भी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। कटनी के समय, कटनी के बाद जो दौनी होता है, थ्रेशरिंग के समय किसान वहाँ पर 200 लीटर पानी रखे। थ्रेशरिंग के समय कभी कभी ऐसा होता है कि इंजन गरमाने से कुछ
चिंगारी निकलता है और चिंगारी निकलने के कारण वो भूसा में या रखे हुए बोझा में भी आग लग जाता है। उस समय अगर वहाँ पर पानी उपयोग में लाया जाएगा तो आग बहुत जल्दी बुझ जाएगी, आग का विस्तार नहीं होगा। बिहार में इन दिनों गेहूं कटने का सीजन चल रहा है और जिस तरीके से पछुआ हवा बहने लगी है और गेहूं के फसल पके हुए हैं, खासकर जब थ्रेसिंग का वक्त आता है तो उस वक्त अगलगी की घटनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान के महीनों की मेहनत जो है क्षण भर में बर्बाद हो जाती है। एक साथ कई एकड़ फसल जो है जलकर राख हो जाते हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग ने इसको लेकर विशेष अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग ने भी किसानों को इसके लिए विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। खासकर आप देखेंगे कि यह जो वक्त है जब गेहूं की फसल पककर तैयार है, लेकिन यह कटाई का सीजन है, थ्रेशिंग का वक्त है। अब इसकी कटाई होगी, थ्रेसिंग होगी, लेकिन जो पछुआ हवा चल रहा है तो ऐसे में पके हुए जो फसल हैं वह अक्सर छोटी सी भूल की वजह से जलकर राख हो जाते हैं, जिससे जो किसान हैं उनके महीनों का जो मेहनत है वह महज कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में अग्निशमन विभाग ने जागरूकता फैलाते हुए बताया है कि इस वक्त में किसानों को विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। खासकर जब थ्रेसिंग होता रहे तो थ्रेसिंग के वक्त आसपास पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर ले, कम से कम 200 लीटर पानी की व्यवस्था वहां पर रहनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरीके से मशीन गर्म होने से भी अगर चिंगारी आ जाती है तो उससे आग बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगलगी की घटना हो तो 101 और 112 नंबर पे कॉल करके तुरंत इसकी जानकारी दी जाए। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक। बड़ी खबर वैशाली से, जहां हाजीपुर सुगौली रेलखंड पर बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां घटारो हाल्ट के पास रेलवे फाटक खुला रहा। सुबह वैशाली से कोडरमा जाने वाली ट्रेन जब फाटक के पास पहुंची तो लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। काफी देर तक कोई गेटमैन नहीं आया, जिसके बाद सहायक लोको पायलट ने खुद उतरकर फाटक बंद किया। तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। करीब 10 मिनट तक ट्रेन वहीं रुकी रही। अगर समय पर सूझबूझ नहीं दिखाई जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ने दोनों गेटमैन को निलंबित कर दिया है। आज सुबह यहाँ पे वैशाली से कोडरमा एक ट्रेन जाती है जो अपने निर्धारित समय लगभग 6:30 के आसपास यहाँ पे आई थी। जो ये गुमटी है, ये गुमटी जो है वो गिरा हुआ नहीं था, खुला हुआ था। जिसके बाद ट्रेन यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट पीछे रुक गई और लगातार हॉर्न बजा रही थी। जिसके बाद हम यहाँ पे आए और देखे कि लगातार हॉर्न बजाने के क्रम में यहाँ पे गुमटी का जो भी गेटमैन है वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद ट्रेन में से 2 व्यक्ति उतरे हैं और उसके बाद गेट को लॉक किए हैं और उसके बाद फिर ट्रेन आगे निकल गई है और जिसके बाद फिर से ट्रेन पर दोनों बैठकर जो भी व्यक्ति थे वो चले गए। फाटक नहीं गिरल था। अच्छा, हाँ, इसलिए ट्रेन रुकल था। तो कैसे फिर ट्रेन गया? वो गिराए थे। कौन गिराया था? वो ट्रेन रोक के ट्रेने वाला। हाँ, उधर ड्राइवर कुछ देर रुकल था ट्रेन। अच्छा, उसके बाद में पास हुआ। आप कोडरमा के लिए ट्रेन आती है आगे वैशाली की तरफ से, ठीक ना। वहाँ जब आते हैं तो वहाँ जो गेट में जो होल्ड है उस होल्ड पर जो ताला लगा हुआ रहता है, हमेशा ताला लगा हुआ रहता है। जो वहाँ पे टिकट ना काटने वाला कोई रहता है और ना कोई पैसेंजर ऐसे ही आते हैं और चढ़ के चले जाते हैं, उतरते। हमेशा की कहानी हम देखते हैं, ठीक ना। कभी नहीं रहता है वो जो भी यहाँ पे और गाड़ी। और दूसरा नंबर चीज की यहाँ पे जो होल्ड बना हुआ है रेलवे फाटक का, गेटमैन आपको 24 घंटा में आपको मिलवे नहीं करेगा। जब भी हम मतलब मेरा घर यहीं पास में हुआ, हमेशा जब भी जाते हैं तब वहाँ पर हम देखते हैं गेट में ताला लगा रहता है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। मोतिहारी से बड़ी खबर है। शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 पहुंच चुका है। शंकर सरैया के योद्धा मांझी की मौत हो गई है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब भी 10 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 पहुंच चुका है। शंकर सरैया के योद्धा मांझी की मौत हो गई। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब तक 10 से ज्यादा लोग बीमार अभी भी बताए जा रहे हैं। छोड़ के चल गए लोग जहे तहे। हमनी जानता नहीं है केक ले आए रहूंगा। अब हमनी जाना था नहीं, वही में के आदमी आए रहे जौन है ये आशा नहीं खिनाए अस्पताल के लोग रहे। हाँ, यही हॉस्पिटल में के आदमी रहे।
अब मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस और एक्साइज विभाग की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एक्साइज विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट को बरामद किया। एक्साइज पुलिस को सूचना मिली थी कि पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास एक सिंचाई नाले में अवैध रूप से स्प्रिट छिपाकर रखी गई। सूचना मिलते ही एक्साइज टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। टीम ने जब नाले के ऊपर रखे गए ईख की पराली को हटाया तो उसके नीचे छिपाकर रखी गई 1 गैलन बरामद हुई। जांच में स्पष्ट हुआ कि गैलन में जहरीली शराब बनाने में उपयोग होने वाली स्प्रिट रखी गई है। बताया जा रहा है कि बरामद स्प्रिट शराब तस्कर कन्हैया यादव और राजा यादव का है। इस मामले में पुलिस पहले ही राजा यादव को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कन्हैया यादव अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अवैध शराब की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। ताबड़तोड़ छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और भारी मात्रा में नौसादर गैस सिलेंडर के साथ ही चुलाई शराब बरामद की गई है। कथिया इलाके में जमीन के अंदर बने तहखाने से विदेशी शराब भी जब्त की गई। साथ ही पुलिस को टीम ने सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। हुई है तो बॉर्डर एरिया में संयुक्त टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर जिले में मद्यनिषेध विभाग की और पुलिस विभाग की काफ़ी अच्छी रिकवरी होती है। हर एक महीने लगातार जो है ये लोग नज़र बनाए रखते हैं और कई इन्फॉर्मेंट्स के माध्यम से सूचनाएं भी हम लोगों को प्राप्त होती है। जी, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, खास करके जो दियारा क्षेत्र है, जहाँ की सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। जो भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। श्वान दस्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। मद्यनिषेध की टीम के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और आगे आने वाले समय में हम लगातार छापेमारी करेंगे। अब बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां चौकिया थाना के गवंद्रा गांव में मदरसे से फिर हथियार मिलने का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखा गया। इसके बाद चौकिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, हथियार को लेकर अपने कब्जे में लिया। वहीं 3 युवक को हिरासत में लिया है। इसी इस्लामिया मदरसे से पिछले साल PFI का सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार हुआ था। एक बार फिर इस मदरसे में हथियार मिलने से सनसनी फैल गई। बड़ा सवाल है कि आखिर मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता था, हथियार किस घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया, जो जांच का विषय है। स्थानीय निवासी असगर अली ने बताया कि यह मदरसा काफी विवादित मदरसा है। यहाँ पर पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता था। PFI का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से गिरफ्तार हुआ था और एक बार फिर हथियार मिलने से इस मदरसे की पोल खुल गई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। ये खुद एक आदमी को मारने आए थे, एक महिला को, जिसके लिए उस वक्त हम सऊदी अरब में थे। तो मेरे भाई के बीवी को मारने आए थे, तो इसलिए उसके लिए भी आवेदन सऊदी अरब से ही SP महोदय को मेल किया गया है। तो इन लोग का एक्टिविटी पहले से ही गलत रहा है। अब उसमें जब सुबह में हम ये सारा हंगामा देखे वहाँ हम गए हैं, तो खुद मौलाना फारूक जो हैं वहाँ पे जो भी जांच अधिकारी महोदय थे, उनके सामने कैमरे पे मेरा नाम लेकर के बोल रहा था कि हाँ इनको 5:40 में देखा गया है। तो भैया मदरसा ये है, हम बगल के हैं, नमाज पढ़ने में सुबह गए हैं। अच्छा गए हैं तो फ्रंट में CCTV कैमरा लगा हुआ है, चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी हम मौजूद हैं। फंसा रहे आप, ठीक है ना? तो फंसाने की नीयत से हमारा ये नाम रखा है। रूम का चाबी, हाँ, वो दोनों रूम का चाबी उसके पास है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और देखिए इसी मदरसे के कैंपस से एक पिस्टल जो है वो पुलिस को मिली है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस मदरसे में कुछ संदिग्ध जो हैं वो हैं और उसी शक के आधार पर पुलिस ने जब कोई सूचना मिली थी कि कुछ हथियार भी यहाँ जमा है, वैसी स्थिति में पुलिस की एक टीम बनी और जो यहाँ के चकिया के SDPO हैं संतोष कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में और टीम ने जांच किया तो एक पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ कागजात भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। देखिए लगातार ये इलाका जो है वो PFI
से जुड़ा इलाका है और कई पीएफआई से जुड़े सदस्य जो है इन इलाकों में मिले हैं। तो वैसी स्थिति में मदरसे के कैंपस में एक पिस्टल मिला, ये बड़ा जांच का विषय है। वैसी स्थिति पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं, किनकी यह पिस्टल था, ये पूरी तहकीकात का मामला है। लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है कि एक पिस्टल जो है वो मदरसे के कैंपस से मिला है। उन्नीस कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। बड़ी खबर दानापुर से, जहां फर्जी कस्टम अफसर बनकर करोड़ों के सोने की ठगी का मामला सामने आया। घटना खगौल थाना क्षेत्र के दानापुर स्टेशन के पास की है। बताया जा रहा है कि दो व्यवसायी राजकोट से भारी मात्रा में सोना ट्रेन के जरिए पटना के बाकरगंज ला रहे थे। इसी दौरान दानापुर स्टेशन से पटना जाने के क्रम में खगौल थाना क्षेत्र के आरओबी के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने दो लोगों को रोक लिया। अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने खगौल थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। खगौल थाना अंतर्गत एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें दो व्यक्ति राजकोट से ट्रेन से सोना लेकर आ रहे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ कस्टम ऑफिसर का झांसा देकर सोने की ठगी कर ली गई है। सूचना मिलते ही खगौल थाना द्वारा इसमें प्रारंभिक अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में सोना मालिक से भी बात की गई है। सोना मालिक द्वारा आवेदन के आधार पर ठगी किए गए सोने की पुष्टि की जाएगी। इसमें पुलिस सभी दिशाओं में अनुसंधान कर रही है। मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के सहारे से इसमें जो ठगी करने वाले व्यक्ति हैं उनका पहचान की जा रही है। बड़ी खबर पटना से, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। छापेमारी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 70 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक राजकिशोर सिंह ने बताया कि अपराधी से पूछताछ की जा रही है। बना के जब रेड कराया गया तो एक लड़का, एक पिस्टल, एक कट्टा, 17 गोली के साथ अरेस्ट किया गया। पकड़े गए आरोपी किस तरह के हैं, क्या उनका रिकॉर्ड अपराध? हाँ, उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। उसका जो आपराधिक इतिहास है पहले से भी, केस कहाँ कहाँ है अभी हम लोग देख। और अगली खबर मधेपुरा से, जहां जमीन विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। घेलाड और गम्हरिया प्रखंड के सीमा पर स्थित खतियानी जमीन पर बांस काटने को लेकर दो पक्षों में हिंसक मारपीट हो गई। हमले में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोप है कि विरोधी पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। काटे त अपन बांस काटे लोग पर टाइटल सूट चले से 144 भेल छै। वो को बादाम में ला तो हे पर भेल। हां, बांस काटे के लिए वही मार पीट वाला एक कर ले कटिया से घेस काटे रहा के सब रहा। ओय में शंभू परिवार है। काटे के बाद सदानंद के है। आ सब के है। जमीन विवाद है। अरे की करे रहा तू? गहूँ काटे हम लोग कर लिए अपना हिसाब 7200 कर लिए है ना। राम मैसूर अरे ककरा से विवाद भेले? शंभू है, लोचे मंडल है, सदा मंडल है। कतवा मामला के। और अब खबरें देश विदेश की। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, भारत सरकार ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपडेट दिया है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान, एलपीजी बुकिंग डिजिटल माध्यम से करने की अपील की गई। वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संरक्षण की अपील की गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 50,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एक दिन में 51 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी। सरकार की अपील है, अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो बड़ी खबर है, भारत सरकार ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर यह बड़ा अपडेट दिया है, महत्वपूर्ण अपडेट। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है। एलपीजी बुकिंग डिजिटल माध्यम से करने की अपील की। वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संरक्षण की अपील है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। 50,000 सिलेंडर जब्त किए हैं। एक दिन में 51 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी। सरकार की अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें।
और गैस सिलेंडर को लेकर सरकार भले ही कई दावे कर रही है, लेकिन सासाराम में गैस सिलेंडर को लेकर अब भी अफरा तफरी बनी हुई है। कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें हैं। इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। शहर में सालों से पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं और करीब 2760 उपभोक्ताओं के पास कनेक्शन भी है, लेकिन सिर्फ 1800 लोग ही इसका नियमित उपयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे पीएनजी कनेक्शन लें ताकि सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके। रोहतास जिले में भी जहाँ तक गैस की किल्लत की बात है, ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाती है, उसके लिए लोग आगे आए और ऐसे में खासकर जो पीएनजी हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। और चूँकि पहले से रोहतास जिला में अगर बात करें तो 2700 से अधिक जो उपभोक्ता हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन से गैस पहुँचने में काफ़ी सहूलियत होती है और इसका लाभ जो है यहाँ के जो उपभोक्ता हैं वो अधिक से अधिक ले सके। हमारे साथ रोहतास जिला के जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं वो हैं, उनसे हम बात करें। रोहतास जिला में 2760 पीएनजी कनेक्शन है और उसमें 1860 इसमें एक्टिव लाइव है। इसमें पीएनजी के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया और सरकार द्वारा भी इसमें पीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनके द्वारा पीएनजी के कार्यालय द्वारा बताया गया है, एक साइट है cx.indianoilcgd.com जिस पर कि ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। साथ ही साथ रोहतास जिला में पीएनजी के संबंध में एक इमरजेंसी नंबर है 7903768147, जिस पर किसी भी तरह का समस्या है, जो करंट में पीएनजी ग्राहक हैं उनके लिए या जो नया कनेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए, वो यहाँ पर बुकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं शशि शंकर जी, इनका कहना है ये अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इसका उपयोग करें ताकि जो गैस जो सिलेंडर के लिए मारामारी है उसमें कमी आएगी और लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। यूपी के कुशीनगर से संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद की गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद को 2015 में भी इसके ISIS से संबंधों को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद 2017 से 2023 तक वह ब्लास्ट कांड में जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद रिजवान युवाओं का ब्रेन वॉश करने में सक्रिय था। संदिग्ध आतंकी रिजवान अहमद का ISIS से संबंध बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिजवान अहमद के पास से बम बनाने से जुड़े सामान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य मिला है। और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की कर लेते हैं। पश्चिम एशिया में भड़की जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप के दिए अल्टीमेटम के आखिरी 48 घंटे बचे हैं। इसके बाद या तो ईरान शर्तों को मान लेगा या फिर अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। इससे पहले हम आपको ट्रंप के अल्टीमेटम की टाइमलाइन बताते हैं। तो सबसे पहले 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था और ऐसा ना होने पर उसके बिजली और ऊर्जा सेंटरों पर हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद 23 मार्च को अल्टीमेटम का समय पूरा होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से अच्छी और सकारात्मक पहल बताते हुए हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया था। ट्रंप ने 27 मार्च को एक बार फिर ईरान को और समय देते हुए उस पर हमले की नई डेडलाइन सेट की और हमले के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया। अब उसी डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ईरान की तरह कोई सार्थक पहल न देखने पर ईरान को डेडलाइन खत्म होने का अल्टीमेटम दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को भी बचाया। ईरान से दूसरे पायलट को बचाकर यूएस आर्मी ले गई। पायलट के रेस्क्यू के दौरान भिड़े यूएस और ईरानी सैनिक, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी और फायरिंग हुई। F-16E के पायलट को बचाकर अमेरिकी सैनिक ले गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को बचाया है।
ईरान से दूसरे पायलट को बचाकर यूएस आर्मी ले गई। पायलट के रेस्क्यू के दौरान भिड़े यूएस और ईरानी सैनिक, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी और फायरिंग हुई है। F-15E के पायलट को बचाकर अमेरिकी सैनिक वो उसे ले गए। और बात अब खेल की। आईपीएल में आज सीजन का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में बेंगलुरु ने हैदराबाद को हराकर जीत से शुरुआत की थी। वहीं चेन्नई की टीम दोनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी तीसरे स्थान पर है, जबकि सीएसके 10वें नंबर पर। अगर आंकड़ों की बात करें तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें चेन्नई ने 22 मैच जीते हैं, जबकि बेंगलुरु को 13 मुकाबलों में ही जीत मिली है। और अब बात करते हैं कारोबार की। नालंदा के सिलाब प्रखंड के मितमा गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। सामुदायिक भवन का उद्घाटन अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने किया है। भोला बाबू पिछली बार भी सिलाब के मितवा गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करने का वादा किया था, जिसे आज उन्होंने पूरा किया। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत अरिस्टो कंपनी सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रही है। आज मुझे बहुत हर्ष और खुशी है कि जब मैं पहले आया था और उसी समय मैंने वादा किया था कि आपके गांव में सब जगह कम्युनिटी हॉल दूंगा। कम्युनिटी हॉल का बहुत उद्देश्य काम रहता है, जो कि उसको लाइब्रेरी, विवाह भवन, किसान का मीटिंग, हर तरीके से उसमें टेक्निकल, यहाँ पर बच्चे लोग आके पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। और आज ये भवन देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा से